तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। हाँ, और आज हम नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे, ये क्या है। ये देख रहे हैं, ये एक रबड़ का एक पट्टा है, फोर्स लगाया, डिफॉर्म हो गया। ठीक है, ओरिजिनल शेप इतना था, ऐसा था ओरिजिनल शेप। हमने इसको फोर्स लगा के डिफॉर्म कर दिया, इसकी लेंथ बदल गई, इसकी विड्थ कम हो जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी। अब जैसे ही हमने फोर्स हटाया, ये वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। इसकी डायमेंशन सब वही हैं जो पहले थी। तो इस चीज़ को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इस चीज़ को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म करें और फोर्स हटाने पर वो डिफॉर्म बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो बोलते हैं कि बॉडी इलास्टिक है, और इस नेचर को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक। और जैसे आप पहुंच जाइए अपने बाथरूम में और उठाइए नहाने वाला साबुन, लाइफ बॉय, डेटॉल, जो भी रखा हो आपके यहाँ, या और कोई साबुन नहाने वाला, उस पर आप फोर्स लगा के डिफॉर्म कीजिए हल्का सा, और फिर छोड़ दीजिए। तो देखिए वो साबुन परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, उसका जो शेप है वो बिगड़ जाता है परमानेंटली। फोर्स हटाने पर वापस अपना शेप नहीं पकड़ता है। तो बोलते हैं कि साबुन हमारा इन इलास्टिक है, और इस नेचर को बोलते हैं इन इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी आप समझ गए, और आप समझ गए इन इलास्टिसिटी। देखो, ज़्यादातर रोज़मर्रा के जीवन में या लाइफ में हम लोग बोलते हैं ना, ये मटेरियल इलास्टिक है, एक इलास्टिक देना, इस पैंट की इलास्टिक ढीली हो गई है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। जैसे ये देखिए, आप समझ जाइएगा कि ये एक इलास्टिक मटेरियल है, रबड़ इलास्टिक होती है। ये आयरन रॉड है, ऊपर थोड़ी सी प्लास्टिक का ये कवर है, एक लेयर चढ़ी है, आप उसकी ओर ध्यान न दो। ये एक आयरन रॉड है पूरी। एक्चुअली ये स्क्रू ड्राइवर का वो हत्था निकल गया है, तो वो वाला पार्ट। पहले आप इसको देखिए, हमने इस पर फोर्स लगाया, इसका शेप कुछ डिफॉर्म हुआ, और हमने मतलब फोर्स लगाना छोड़ दिया, और ये वापस अपनी पोजीशन में आ गई। इसका मतलब है ये इलास्टिक है। ओके, ज़रा इस रॉड को देखिए। रॉड पे हमने फोर्स लगाया,
आपको क्या लगा, क्या ये डिफॉर्म हुई? यस, जब हम फोर्स लगा रहे थे तो ये डिफॉर्म हुई है। भले ही वो माइक्रो लेवल पर हुई हो, लेकिन ये रॉड डिफॉर्म हुई है क्योंकि कुछ तो इसके एटम अपनी जगह से, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हुए हैं, भले ही वो बहुत जरा सा हुए हों, डिफॉर्म हुई। ठीक है, और हमको ये नेकेड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन विजुअल नहीं है, लेकिन ये कुछ तो डिफॉर्म हुई है। और जैसे ही हमने फोर्स लगाना छोड़ा, ये वापस अपने शेप में आ गई। अब बताओ कि वो रबड़ का जो पट्टा था ये, और इसमें कौन ज़्यादा इलास्टिक है? जनरल लाइफ में भले ही आप इसको इलास्टिक मटेरियल बोले, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में दिस इज़ द मोर इलास्टिक, ये ज़्यादा इलास्टिक। क्यों? वो मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होता है जिसको पहले तो डिफॉर्म करना थोड़ा कठिन हो, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े डिफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद जब आप फोर्स लगाना छोड़ दें तो वो अब वापस अपनी शेप में आ जाए। तो ये वापस अपनी शेप में आ भी गया, लेकिन इसको डिफॉर्म करना बहुत हार्ड है। तो ऐसे मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक कहे जाते हैं। आयरन इज मोर इलास्टिक, और यू में से स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब आते हैं इसकी साइंस की ओर। देखो, जैसे हमने ये लोहा ले लिया, जैसे कुल्हाड़ी वाला लोहा, कुदाली वाला लोहा, हथौड़ा वाला लोहा, ऐसे ही हमने एक आयरन पीस ले लिया। जो जनरल आयरन हम लोग यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें दो कंपोनेंट बहुत कॉमन होते हैं। एक आयरन, एक आयरन होता है उसमें, और उसमें कार्बन भी होता है। जैसे आप कोई भी रिजिड मटेरियल उठाएंगे जैसे ये, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो एटम्स हैं, जैसे यहाँ पर आयरन और कार्बन, उसके जो एटम्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं और एक दूसरे से एटॉमिक फोर्सेस द्वारा बंधे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये मान लो एक क्यूब है और इसमें ये जो आपको कॉर्नर पर जो पॉइंट दिख रहे हैं वो आयरन एटम है, और इस क्यूब के सेंटर में कार्बन होता है। तो ये मानिए कि जो आयरन आप यूज करते हैं, जिसमें आयरन का और कार्बन का मिक्सचर होता है जो, तो उसमें मान लीजिए कुछ ऐसा होता है से एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में, जब आगे आप एक और क्यूब बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही क्यूब मान लो जुड़ते चले जाते हैं और आपका आयरन तैयार होता जाता है। कुल मिला के आप ये समझो कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से
इंटर एटॉमिक फोर्सेस मतलब एटॉमिक फोर्सेस द्वारा बंधे रहते हैं। जैसे ये आयरन और ये आयरन एटम, ये आयरन और ये कार्बन एटम, ये आयरन और ये कार्बन एटम हैं, ऐसे ही बंधे होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। ठीक, देखो कोई दो एटम उठा लो, जैसे हमने ये आयरन का एटम उठा लिया। अब दो की बात करते हैं, पास पास के दो उठा लो, ये एक दूसरे से बंधे होते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस, मतलब एटॉमिक फोर्सेस से बंधे होते हैं। ये फोर्स कुछ ऐसे होते हैं कि अगर इनको थोड़ा पास लाओगे तो वापस वो अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, और अगर थोड़ा खींचोगे तो वापस फिर अपनी पोजीशन पर वो एटम पहुंच जाते हैं। मतलब जो एटम्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। जो ये एटम्स हैं, आयरन का हो या कार्बन का हो, तो पूरे मैटर में, जैसे आप ये आयरन रॉड देखिए, इसके पूरे मैटर में जो एटम्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में और इक्विलिब्रियम पोजीशन में हैं। फोर्स कुछ ऐसा होता है दोनों के बीच में कि ये एटम्स रेगुलर पोजीशन में रहते हैं, यानी इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो एक लगभग स्प्रिंग की तरह काम करता है। स्प्रिंग देखी है आपने, स्प्रिंग को आप फैलाओगे तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है, उसको कंप्रेस करोगे तब भी वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है, कुछ ऐसा। अब देखो, अब हमने क्या किया कि इन दोनों एटम को, जैसे हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं डिफॉर्म करने के लिए, तो वो फोर्स, मान लो ये दो एटम एज एग्जाम्पल, तो वो फोर्स इन दोनों को मान लो खींच रहा है, दूर कर रहा है। तो मान लो अभी यहाँ थे, अभी यहाँ हो गए, इतनी दूर हो गए, आपने फोर्स लगाकर उनको डिफॉर्म कर दिया। हो सकता है कि इतना दूर डिफॉर्म हो जाएं कि उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ख़त्म हो जाए, यानी अब दोनों एटम परमानेंटली डिफॉर्म हो गए, मतलब मैटर डिफॉर्म हो गया, क्योंकि ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं जाने पा रहे हैं। और या तो हो सकता है कि आप ज़ोरदार फोर्स लगाएं कंप्रेशन टाइप का, और ये दोनों एकदम पास में आके चिपक गए और अट्रैक्टेड हो गए, और अब वो वापस फिर नहीं जाने पा रहे हैं, यानी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ गए। ठीक है, तो जब तक ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं तब तक मटेरियल जो है वो बोला जाता है इलास्टिक। और जैसे ही ये परमानेंटली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ के नई पोजीशन पर परमानेंटली आ जाते हैं तो मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक और इनइलास्टिक, प्लास्टिक कह लो या इनइलास्टिक कह लो। जैसे तुम्हारे बाथरूम का साबुन ऐसी कंडीशन में है, समझे? अब तुम समझ रहे हो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, इसके लिए इस पोजीशन, जैसे ये दो एटम हैं, तो जितना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इसको नई डिफॉर्म्ड कंडीशन में लाने के लिए, चाहे ऐसे हो चाहे दूर दूर, इनको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाने के लिए आपको जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ लो कि वो मैटर उतना ही इलास्टिक है, क्योंकि वो जल्दी डिफॉर्म नहीं हो रहा है, वो अपनी पोजीशन पर रहना चाहते हैं एटम्स।
जब आप फोर्स हटाएंगे तो वो यही रहेंगे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी उसका शेप मैटर का वही रहेगा। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो ये स्टील रॉड है इट इज़ मोर इलास्टिक दैन दैट रबर। ओके, तो आप समझ गए हैं कि इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी क्या है। जब तक मैटर के एटम्स फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं तब तक मैटर हमारा इलास्टिक रहता है, और अगर वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है तो वो मैटर इनइलास्टिक या प्लास्टिक हो जाता है। तो इसी नेचर को बोलते हैं इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी। इनइलास्टिसिटी को आप प्लास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इलास्टिसिटी की बेसिक साइंस पता चल गया कि कैसे मैटर इलास्टिक बिहेवियर करता है, कब मैटर प्लास्टिक बिहेवियर करता है, कब तक इलास्टिक बिहेवियर करता है, और रियल में इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं। इलास्टिसिटी ये नहीं बताती है कि मैटर कितना डिफॉर्म हो रहा है। इलास्टिसिटी तब ज़्यादा होगी जब वो एक तो जल्दी डिफॉर्म ना हो, मतलब हाई फोर्स लगाना पड़े डिफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद जब आप फोर्स हटा दें तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप कंडीशन में, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम वो पकड़ लें। बिल्कुल वॉल्यूम नहीं, बिल्कुल डायमेंशन वाइज बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।